हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पे हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ख्वाब। मेरा नाम मितू है। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों ही मैरिड हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। पापा मेरे प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और जो मेरी मम्मी है वो बुटीक है उनके पास अपनी। हम लोग अपर मिडिल फैमिली की तरफ से हैं, मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से हैं, और स्टार्टिंग से मुझे कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन दी गई है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मैं कॉलेज में हूँ। तो जो हमारा कॉलेज है काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला, अमित। तो कॉलेज में तो अब हर तरह के लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे ही आते हैं मज़े करने के लिए, वो भी मैंने देख लिए। कुछ लोग स्टडी करने के लिए आते हैं तो वो भी एक इधर से उधर भागते हुए देख लिए कि अभी ये पीरियड अटेंड करना है, अभी वो पीरियड अटेंड करना है। होता है ना, अलग अलग रूम्स में जाते हैं भाग भाग के, वैसे भी देख लिए। और जो लोग सिर्फ कैंटीन के लिए आते हैं वो भी देख लिए। जो सिर्फ पार्क में बैठने के लिए आते हैं वो भी देख लिए। हर एक तरह के लोग होते हैं। तो फिर अमित जो था वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट था। उसने मेरे से फ्रेंडशिप करी, मेरे साथ बैठना शुरू कर दिया। फिर मैंने भी उससे मुझे भी अच्छा लगा वो मैंने भी उसके साथ दोस्ती कर ली। फिर अमित मुझे कैंटीन में शुरू में लेके जाता था, मुझे अच्छा लगता था। फिर पार्क में लेके जाता था, और वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे हम लोगों ने, जो हमारा कॉलेज था ना, उससे हमने बंक मारने शुरू कर दिए। अब हम लोग जो थे बाइक में घूमते थे, बड़ा मज़ा आता था। हम लोग आइसक्रीम खाते थे, नाइट आउट भी हम करने लग गए थे। रात को बाहर रहने शुरू कर दिया था, मम्मी को बहाना लगा के आज पार्टी है करके। तो हम लोग बाहर जाके बियर पीते थे। स्मोक भी उसने मुझे करनी सिखा दी थी। अमित जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग था। सारा टाइम वो मेरे साथ आशिकी करता रहता था। उसके जो पापा वो भी बिजनेसमैन थे, इसलिए हम दोनों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। हमें किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं थी। हम लोग दिल खोल के अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अमित शरारती बहुत था और मेरे साथ सारा दिन आशिकी करता रहता था, 1 मिनट भी चुप नहीं बैठता था। कभी उसने फूल लेके आने मेरे लिए, कभी आइसक्रीम लेके आनी, हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। तो मुझे अच्छा लगता था उसका ऐसा साथ। तो जो हमारी ज़िंदगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ना, हाँ एक ख्वाब हो। तो हकीकत ही नहीं लग रही थी, इतनी खुशियाँ चारों तरफ थी। तो हमेशा मेरे चेहरे पे स्माइल रहती। तो फिर अमित ने मेरे घर में आके बात कर ली। जब हमारी स्टडी कंप्लीट हुई, अमित ने घर में आके बात कर ली। तो मेरे मम्मी डैडी कहते आप अपने मम्मी डैडी को लेके आओ, ऐसे बात नहीं होती। तो जाके अपने पेरेंट्स से उसने बात की। फिर उसके पेरेंट्स आए मिलने, सब कुछ एग्री हुआ, तो हमारी शादी कर दी। तो जब हमारी शादी हुई मैं बड़ी खुश थी। सारा कुछ, जैसे मेरी सिस्टर्स भी आई, बहनें भी आई, तो सारी रस्में हुई हमारी। जैसे चूड़ा पहनना होता है, हल्दी, मेहंदी, ये लेडी संगीत, सब कुछ। उसके बाद बारात आई, और उसके बाद में फिर मैं चली गई विदा होके। मैं भी खुश थी। हमारा ही टाउन था जहाँ पर, हम पहाड़ी जगह पे रहते हैं, मैं आपको बताऊँ। हमारा ही टाउन था जहाँ पर ये हम लोग थे, ससुराल मेरा। मैं तो आती जाती रहती थी, कोई रोने धोने की बात नहीं थी। तो पर हम थोड़ी देर में ही 1-2 महीने में ही मुझे प्रेगनेंसी भी हो गई। अब मैं और भी ज़्यादा खुश थी, अमित भी बहुत ज़्यादा खुश था। हॉस्पिटल से हम लोग घर आ रहे थे तो एक बच्चे का पैर फिसला। हम नदी के साथ साथ होती ना सड़क, उधर थे हम लोग। तो नदी बहुत गहरी थी, वहाँ पर एक बच्चे का पैर फिसला और हम देख रहे थे। एकदम अमित ने गाड़ी की ब्रेक लगाई, मुझे कहता बस मैं आ रहा हूँ। अपने शूज़ उतारे और उसने नदी में छलांग लगा दी। तो उसने बच्चे को तो बचा लिया, क्योंकि बच्चे को मैं एकदम पहुँच गई थी। मैंने उठा लिया बच्चे को, उसके हाथ से ले लिया। लेकिन पीछे से पानी जो होता है ना, नदी में छोड़ देते हैं ना, बहुत गहरी नदी थी वो, पीछे से पानी छोड़ दिया तो उसका बहाव इतना तेज़ हुआ कि अमित बह गया। मैं भागती रही उसके पीछे पीछे। मैंने सोचा अब रुकेगा अब रुकेगा, लेकिन फिर वो जब नीचे पानी के गया ना,
वो ऊपर ही नहीं आया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। फिर मैंने घर में कॉल किया, उन्होंने कहा तू कहाँ पर है, वीडियो कॉल कर। फिर मैंने वीडियो कॉल करके मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो ऊपर ही नहीं आ रहा। मैं चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से उसका नाम लेके कि आ जा, ऊपर आ जा, अमित आ जा। मेरी बातें सुन के तो लोग सारे तरफ के इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पर फिर मम्मी डैडी भी आ गए। फिर एक अच्छा डाइवर था, उसने सीधा डाइव की और फिर अमित की बॉडी को निकाला वहाँ से। उसके पेट में पानी बहुत भर गया था, पानी निकाला, उसकी बॉडी भी बहुत फूल गई थी। उसके मम्मी डैडी भी फिर आ गए थे ऑन द पॉइंट। फिर सारा जैसे करते हैं वो सब रिवाज करके चला गया फिर वो हमेशा के लिए। फिर मैं बहुत रोती थी, मैं ना ज़ोर ज़ोर से रोती थी और अपने हाथ दीवारों पे मारती थी। बहुत मेरा बुरा हाल था। मैं इतना ज़्यादा रोती थी ना कि मेरा मिसकैरेज ही हो गया रोने की वजह से। हालांकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था, पर रोने पे किसी का बस तो नहीं ना चलता। फिर मेरे को सब कहते थे मिता ऐसे मत रोया कर, अब वो वापस थोड़ा ना आएगा, अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू कर। पर मेरी ज़िंदगी इतनी सुनसान हो गई थी ना कि मैं अब सोच ही नहीं सकती थी कैसे कंटिन्यू करूँ। मैं सारा दिन रोती रहती थी। फिर मैं भगवान से भी लड़ाई करती थी। मैं कहती थी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी खुशियाँ देनी नहीं चाहिए थी कि तूने मेरे से सब कुछ तो ले लिया। मैं बड़ी परेशान थी और सारी सारी रात में जागने लग गई थी। और फिर मैं सारा दिन सोती रहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था दिन देखना, क्योंकि इतने बुरे दिन होते हैं ना, फिर कौन सुबह उठ के ऐसा गंदे गंदे दिन देखे। मैं उठती नहीं थी। मैं शाम को उठती थी, खाना पीना करती थी अपना। किसी काम में मन नहीं लगता था मेरा। जब मेरी बहनें आती थी मैं बहनों से बहुत लड़ाई करती थी। ऐसी ज़िंदगी निकल रही थी। मेरा हाल बहुत बुरा था, पतली होती जा रही थी मैं, पता नहीं क्यों। फिर मेरी जो मम्मी थी ना, उन्होंने पापा को बोला कि इसको ना किसी काम में डाल दो ताकि इसका थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाए, नहीं तो ऐसी रहेगी तो इसकी हालत पता नहीं कैसे होगी। फिर मेरे पापा कहते जो इसके नाम ज़मीन है ना वो काम में लाते हैं। मेरी मम्मी कहती क्या करोगे इस पर। कहते कि ये पहले बोलती थी ना मुझे अनाथ आश्रम खोलना है तो खोल देते हैं इसको। तो मम्मी होगी एग्री। मम्मी कहती ठीक है। जो हमारी ज़मीन थी ना, जो मेरे नाम थी, वो पहाड़ी जगह पे थी और उसके आसपास जंगल ही जंगल थे। बड़ी प्यारी सी ज़मीन थी, हमें बड़ी पसंद थी वो। मेरी मम्मी डैडी ने यही सोचा कि जो मिता के हिस्से, मिता मेरा नाम, मितू बोलते थे मुझे प्यार से, तो मितू के हिस्से की जो ज़मीन है ना वो ही काम में लाते हैं। तो मान गए वो, आपस में सारा एग्रीमेंट हो गया। तो एक आर्किटेक्चर को बुलाया गया वहाँ। उसने ज़मीन, पहले दिन तो उसने जाके ज़मीन देखी, फिर उसको मुझसे भी मिलाया। मुझे कहते कि ये मैं तो शाम को ही उठी थी, मुझे पता भी नहीं था वो आया है कि नहीं। तो मैं शाम को उठी तो मैंने देखा ये कौन है नया आया हुआ। तो मुझे मिलाया, कहते इसका नाम राहुल है, तो आर्किटेक्चर हैं ये, तो सब करेंगे पहले प्लान, उसके बाद में ये पेपर पे उतारेंगे वो सब कुछ चार्ट में, उसके बाद में फिर कंस्ट्रक्शन इन्हीं के सामने होगी। तो बेटा मुझे कहते, पापा कहते तू है ना इनका पूरा साथ देना है, इनके साथ रहना है वहाँ पर, और जैसे जैसे तेरी भी एग्रीमेंट पूरा होना है कि तुझे कैसी जगह पे क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे जैसे तू बोलेगी, जैसे जैसे इनके आइडिया होंगे वो सब तैयार होता जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो राहुल था ना आर्किटेक्चर, इसका मिजाज बड़ा अलग सा था। ये कान में हेडफोन लगा लेता था और म्यूज़िक बहुत सुनता था, बहुत हंसता भी था। छोटी छोटी बात पे ये बहुत हंसता था और कभी कभी ना डांस भी करने लग जाता था। तो मुझे बड़ा अलग सा लगता था ये। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन वाली ज़मीन पे गए, पापा भी साथ थे। नौकरों को कह के पापा ने जो था उसका वहाँ पर एक टेंट लगवाया हमारे लिए, बारिश से बचने के लिए, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते तो हमने वहाँ पर ही काम करना था। कैसे सब कुछ करना है, हम दोनों ने ही करना था वो काम। तो वो उसके लिए एक बड़ा सा टेबल लगाया, एक चेयर लगाई। तो होलसेल सब हो गया तो डैडी चले गए। अब वो मुझे कह रहा कि अब आपके आइडिया की भी मुझे ज़रूरत है। आप, उसने मुझे सामने वाली चेयर पर बिठा दिया, कहता आप इधर आके बैठ जाइए प्लीज़। तो मैं भी बैठ गई वहाँ पर। फिर उसने ज़मीन को देखते हुए बोला, कहता है जो इसका गेट है आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए। मैंने कहा इसका गेट बैक साइड पे होना चाहिए। वो कहता है नहीं, इसका गेट कहता है यहाँ होना चाहिए हमारी तरफ। मैंने कहा यहाँ क्यों। कहता है यहाँ पर रोड है ना, जब भी आप लोग आओगे तो सीधा गेट खोलेंगे चौकीदार या कोई भी, तो आपकी जो गाड़ी वो सीधा अंदर आ जाएगी। मैंने कहा हाँ ये तो है।
तो इतना मेरा दिमाग भी मतलब काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी मैं मतलब स्टार्टिंग ले ही रही थी अपनी लाइफ के लिए। तो फिर भी मैंने उसकी हाँ भी मतलब उसका भी देखना था ना, उसके आइडियाज़ को। उसका आइडिया ठीक ही था बिल्कुल। तो फिर तो उसने बताया, कहता कि ये जो मतलब लड़कों का हॉस्टल अलग होगा, ज़मीन भी काफ़ी बड़ी थी हमारी, लड़कों का हॉस्टल उधर होगा तो लड़कियों का हॉस्टल इधर होगा। मैंने कहा ठीक है। और कहते बीच में क्या रखेंगे? मेरे को नहीं पता था, मैंने सोचा बीच में क्या रखना चाहिए। वो कहता है बीच में एक वरांडा रखेंगे, बड़ा सा वरांडा। तुमने अनाथ आश्रम खोलना है ना, तो अनाथ आश्रम तो ऐसा होता है ना कि कभी जो माँ मर जाए, तो पापा जो होता है दूसरी शादी कर ले, तो बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। और अगर मतलब बाप मर जाए तो भी ऐसे ही करते हैं, माँ अकेली रह जाए, मतलब रिश्तेदारों के पास बच्चा हो तो भी ऐसे ही जाता है अनाथ आश्रम में। मैं जानती थी इस बात को। उसने मुझे कहा, कहता जो लोग बाहर से आएंगे ना बच्चों को मिलने के लिए, वो कहता यहाँ पर रुकेंगे इस वरांडे के नीचे। मुझे उसका आइडिया बड़ा सही लगा। तो फिर उसने बताया कि यहाँ होगा पानी की जगह, यहाँ होगी कपड़े धोने की जगह, बाथरूम की जगह, फिर 2 मेस होंगे, एक लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। तो मैंने कहा वो क्यों? कहता खाना तो वैसे एक में ही बनेगा, लेकिन ऐसे ही 2 मेस, कभी मतलब ज़्यादा सर्दी हो जाती है, पहाड़ी जगह है, ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो जो चाय का सिस्टम है वो अलग अलग मेस में होना चाहिए। मुझे उसकी बात ठीक ही लग रही थी। फिर इसने मेरे कान में भी अपने हेडफोन लगा दिए और इसने बड़े अच्छे अच्छे डांसिंग सॉन्ग लगाए, हल्के हल्के म्यूज़िक वाले। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो ये भी सुन रहा है। फिर बातें करते करते वहाँ पर चाय के लिए सब कुछ रेडी करके ही गए थे अरेंज। तो एक जगह पे गैस लगाया हुआ था, सिलेंडर लगाया हुआ था। मतलब हमारा एरिया ना ऐसे चोरी वगैरह नहीं होती कहीं पे, लेकिन फिर भी डैडी यहाँ पर रात को कोई ना कोई रख देते कि हाँ देख लेना रात को, या फिर साथ ही ले जाते सामान। तो मुझे नहीं पता था डैडी ने भी क्या करना है। तो हम लोगों ने मिल के चाय बनाई, तो हम लोगों ने चाय वहाँ पर रखी। तो वो सारा ये अपने पेपर पे भी उतार रहा था देखते देखते। कहता आप मतलब एग्री हो ना इस चीज़ के लिए, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ? कहता मुझे बताना, नहीं तो मतलब फिर से मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा ये जो आप सोच रहे हो ना ये बिल्कुल तो मैंने कहा ये जो आप सोच रहे हो ना ये बात बिल्कुल सही है। वो कहता अच्छा आपको ठीक लगी ये बात? मैंने कहा हाँ। फिर उसने एक और गेट बताया, कहते ये जो गेट है ये मतलब जैसे कि बच्चे होते हैं ना, बच्चों के पास साइकिल वगैरह तो आप लेके दोगे ही ना? मैंने कहा हाँ, ट्यूशन जाने के लिए बच्चों को साइकिल लेके देनी पड़ेगी। तो वो कहता कि ये बच्चे होंगे यहाँ से ट्यूशन जाएंगे, मेन रोड से नहीं जाएंगे। उसकी बात बिल्कुल करेक्ट थी, बच्चों को ऐसे मेन रोड से भेजना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे पहले दिन तो हमारा ऐसे निकल गया, मतलब बातों में ही, मतलब इतना कुछ उसने बनाया नहीं अभी चार्ट पे। तो फिर मतलब आइडिया लिया था मेरा साथ में। तो फिर हम लोग घर आ गए, तो पापा ने वो जो सामान पड़ा हुआ था वहाँ पर चाय के लिए वो सारा मतलब उठवा दिया था, गाड़ी में लोड करके घर ले आए थे। चलो ठीक है, पापा जैसे कहें वैसे ही ठीक है। तो फिर हम लोग गए, तो फिर मतलब मम्मी कहती है अब तुझे सुबह सुबह उठना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पे रोज़ तुझे जाना पड़ेगा राहुल के साथ। मैंने कहा ठीक है। अब जो ये राहुल था वो सुबह सुबह नहा के फटाफट मम्मी के पास किचन में गया, मतलब जैसे ना फैमिली मेम्बर होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया था और हमें अच्छा भी लग रहा था। तो फिर इसने मेरे साथ चाय पी। कहता आप चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं, मैं अभी इतना चाय पीना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने मम्मी को क्या क्या कह के कहते चाय इनके लिए भी लेके आओ। मेरे को बिस्किट भी खिला दी, चाय भी पिला दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग दोबारा कंस्ट्रक्शन एरिया में गए, फिर सेटअप वैसे ही कराया डैडी ने, और डैडी फिर चले गए। फिर हम लोग बैठे रहे। फिर उसने स्टार्ट किया अपनी जो ड्राइंग जो कर रहा था, यहाँ पर ये यहाँ पर ये, साथ साथ में बातें करता जा रहा था। मुझे कहता कितनी मंजिल बनाना है? मैंने कहा फ़िलहाल तो 2, इधर लड़कों की भी 2 मंजिल, उधर की भी 2 मंजिल। कहता ठीक है। फिर उठ के खुद ही इसने चाय बनाई, मेरे को भी ऑफ़र करी। ऐसे ही मतलब दोपहर तक का टाइम हो गया, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर इसने गाने लगा दिए हल्के हल्के म्यूज़िक वाले। फिर इसने मेरे कान में लगा दिया एक हेडफोन। जब इसने मेरे कान में हेडफोन लगाया ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर बातों बातों में ना थोड़ा इसने वॉइस जो था वो ज़्यादा कर दिया गाने का, और इसने एकदम मुझे उठा दिया मतलब डांस के लिए। इसने मेरे दोनों हाथ पकड़ के डांस करना, हल्का हल्का जैसे होता है ना डांस करते हैं पेयर, वैसे डांस इसने शुरू किया। मुझे भी अच्छा लग रहा था। और बातों बातों में कह रहा था, कह रहा देखो वहाँ पर लड़कियाँ कपड़े धोएंगी और तुम यहाँ से आवाज़ लगाओगी, तुम्हारा घर यहाँ होगा, तो तुम कैसे आवाज़ लगाओगी? मैंने बोला मैं ऐसे बोलूँगी, देखो बातें मत करो इतनी। हंसने लग गया फिर।
कहता फिर यहाँ पर चाय बनेगी। कहता और वहाँ पर, मैंने कहा मतलब कहता वहाँ पर जो होगा हमारे एक छोटा सा बाग होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, बाग यहाँ नहीं होगा, बाग होगा सराउंडिंग एरिया में, मतलब जो सराउंडिंग होती ना साइड के एरियाज। मैंने कहा वहाँ पर बाग ठीक रहेगा, बीच में नहीं लगाना बाग। कहता ठीक है। फिर कहता बाग के लिए सबसे पहले हम लोग को ना पौधे लाएंगे इधर से यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा ठीक है। उसकी बातें इतनी अच्छी थी ना, और हम बातें करते करते डांस कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। डांस करते करते पता नहीं मेरी बहन कब आ गई और वो रिकॉर्ड करने लग गई, और हम ऐसे ही बातें करते रहे। कहता वो ऊपर तुम खड़ी होगी और मैं खड़ा होऊंगा, जब सनसेट होगा ना हम सूरज को देखेंगे, सूरज कैसे डूबता है। मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा हम लोग उधर फ़ोटो भी खींचेंगे। कहता हाँ। और मेरी बहन ये सब उतार ही रही थी, अपने मोबाइल पे वीडियो ले रही थी हमारी, और मेरा ध्यान चला गया। अरे मैंने कहा तू कब आई? कहती मैं कब से आई हुई हूँ और तुम लोगों को देख रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था, तुम डांस कर रहे थे। हमने फिर बैठ कर उसको भी बिठाया, हमने कहा आप बैठ। फिर उसको भी हमने चाय ऑफ़र करी। फिर उसने कहा अभी तक तुमने बनाना शुरू नहीं किया? मैंने कहा नहीं अभी नहीं, पहले पूरा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। हाँ, मैंने कहा वो राहुल कहता हाँ हम ऐसे ही कर रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ। तो फिर मतलब ऐसे ही दिन निकलते गए, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, राहुल को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक हफ़्ता तो ऐसे ही पूरा हो गया। फिर उसने अपना सारा कुछ मतलब ड्राइंग उसने कर ली थी अपने उस पर चार्ट पे। तो अब वो उसका मतलब उसने मुझे कहा कि अब लास्ट टाइम यही है कि हम लोग लास्ट पॉइंट यही है कि अब अगले दिन हमारे मज़दूर लग जाने चाहिए, ईंट और ये गारे वगैरह के साथ में, रेत ईंट सीमेंट और गारा वगैरह जो भी होता है। मैंने कहा हाँ हम पापा से बात कर लेंगे, पापा एकदम लगवा देंगे, आप फिक्र ना करें। कहता ठीक है। और बस शाम हुई तो इस बार तो पापा आए नहीं, तो वो सेटअप हम वहाँ पर ही छोड़ के, वहाँ पर चोरियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं होती। पापा ने फिर भी उठवा ही देना था कैसे भी, तो मैंने इस चीज़ की परवाह करती। हम लोग सीधा गाड़ी में गए, हम बैठे और गाड़ी स्टार्ट की। तो थोड़ा ही आगे गए थे, अभी हमारा टायर पंचर हो गया गाड़ी का। अरे रात हो गई थी, थोड़ा हम घबरा गए। कहता घबराने की ज़रूरत नहीं है राहुल। कहता मैं हूँ ना। मैंने कहा मैं हूँ ना तो क्या हो जाएगा? कहता कुछ नहीं होगा, वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा वो तो मुझे पता है। फिर पापा को हमने मतलब फ़ोन किया। पापा कहते कैसे हो गया ये? मैंने कहा पता नहीं। कहते ऐसे करें हम आ रहे हैं फिर अपनी गाड़ी लेके। मैंने कहा ठीक है। इतने में 4-5 लड़के आए और वो मुझे कहने लगे, कहते मैडम चलो आपको लिफ्ट दे देते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कोई मेरे से इतनी बात कर जाए। तो फिर राहुल ने कहा कि तुम्हें उस लड़की को तुमसे बात नहीं करनी, तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो कहता आपकी क्या लगती है ये? फिर राहुल को गुस्सा आ गया, राहुल ने उसको पकड़ लिया। और वो 5 थे, बेचारा राहुल एक ही था। उन्होंने राहुल को इतना मारा। फिर मैं मतलब पापा को मैं एकदम फ़ोन किया, मैं कहा देखो पापा यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, जल्दी आ जाओ। पापा भी जल्दी आ गए। जब उन्होंने देखा ना गाड़ी में कोई आया है, वो एकदम भाग गई अपनी गाड़ी में बैठ के। और राहुल के सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी और हम लोग सीधा लेके राहुल को हॉस्पिटल में पहुँचे। और अब फिर राहुल को उन्होंने हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कर लिया। तो अब मैंने उसका फ़ोन लेके उसके भाई को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे राहुल के साथ हो गया। उसका भाई बिना रिजर्वेशन कराए जनरल में आ गया, ट्रेन में सीधा आ गया। तो अब हम लोग आईसीयू के बाहर बैठे रहते थे। काफ़ी दिन तो हमारे ऐसे ही निकल गए। फिर कभी उसका भाई बैठता था, कभी मैं बैठती थी, कभी डैडी बैठते थे। हम लोग बड़े परेशान थे। ऐसे ही एक हफ़्ता निकल गया, राहुल को होश नहीं आया। फिर थोड़े दिनों बाद जब राहुल को होश आया ना, हम लोग मिलने मतलब उन्होंने हमें बताया कि राहुल को होश आ गया, जल्दी आ जाओ। सब हम लोग गए तो उन्होंने अलाउ कर दिया था 3 लोगों को। हम लोग जैसे ही पहुँचे, राहुल ने मेरे हाथ पकड़ लिए। कहता क्या हुआ था मुझे? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते यहाँ कितना टाइम हो गया? मैंने कहा बस, मैंने कहा एक ही दिन हुआ है। मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा इसको बुरा ना लगे कि इतना टाइम हो गया उसको यहाँ पर। तो जब राहुल को होश आया तो मैं बड़ी खुश हुई, पर मैं अपने हाथ छुड़ा के एकदम अपने घर भाग गई। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा ना बैड लक बहुत चलेगा इसके साथ। तो मैंने अपने रूम में बंद अपने आप को कर लिया जैसे मैं पहले थी। मेरी मम्मी कहती है अब इसको क्या हुआ? तो मेरी बहनें भी आ गई थी कि इतना सब कुछ हो गया घर में। तो लेकिन मैंने दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोला। फिर उसका भाई आया राहुल का, उसने कहा मैं हूँ, अब तो मितू दरवाज़ा खोल दे। मैं दरवाज़ा खोला। कहते तुम ऐसे क्यों आ गई? वो तो तुमसे बात कर रहा था ना। मैंने कहा कुछ नहीं। तो अब मैं इसको क्या बताती कि हाँ पहली शादी मैंने की थी, वो भी बेचारा मेरे सामने ही गया था। अब मैं राहुल के साथ
मतलब थोड़ा सा मेरा उठना बैठना हुआ था, राहुल के साथ भी ऐसे हो गया। अब मैं चाहती नहीं थी कि मैं राहुल के साथ रहूं, कहीं राहुल को भी कुछ हो ना जाए, मुझे डर लग रहा था इस बात से। फिर राहुल जो था वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। फिर मुझे वो कॉल करता था, वीडियो कॉल। कभी मैं कॉल उठा भी लेती थी, हेलो फाइन कर लेती थी, और फिर कभी कॉल नहीं भी उठाती थी कि राहुल को बुरा ना लगे। तो बिल्कुल ठीक ठाक उसको होने में 3 महीने लग गए। 3 महीने तक उसके भैया इधर ही रहे हमारे पास। तो 3 महीने बाद जब वो घर आया तो सीधा ही मेरे कमरे में आ गया। तो पापा ने घर में एक पार्टी रखी, तो मेरी बहन भी उस पार्टी में आई और उस चिल्ला के बोली, कहती मित्तू तेरे और राहुल का जो वीडियो बनाया था ना वो वायरल हो गया इंटरनेट पे। हम लोग बड़े खुश हुए क्योंकि हमने ऐसे कभी वीडियो डाला नहीं था इंटरनेट पे और एकदम ही वायरल हो गया। तो वहाँ पर तो पार्टी थी, फिर इतना मज़ा आया उस पार्टी में। फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पर अपने आप में थोड़ा डर भी था मुझे। मैंने कहा कहीं मेरा बैड लक इसको ना लग जाए। तो सबने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि हाँ तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। फिर अगले दिन मतलब कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट होने का टाइम था, तो उसके ब्रदर तो चले गए, मेरी भी बहनें थी वो मैरिड थी, अपने अपने घर में चली गई। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में गए, तो पापा ने वहाँ पर मज़दूर वगैरह सब लगा दिए। तो ये जो मज़दूर थे ना, ये संडे को नहीं आते थे, और संडे को हम लोग सारे मतलब मेरी बहनें भी आ जाती थी और राहुल का भाई भी आ जाता था। हम लोग वहाँ पर बड़े मज़े करते थे, छोटी सी पार्टी करते थे। स्टोव मतलब वहाँ पर वो गैस वगैरह होता है ना, स्टोव भी पड़ा था, गैस भी पड़ा था, बर्तन भी पड़े हुए थे, तो हम चाय वगैरह बना लेते थे, कुछ कुछ खाने की चीज़ें, सारा दिन हम उधर ही बिताते थे। तो राहुल बड़ा शरारती था, ये ना हम लुकन मिची भी खेलते थे वहाँ पर, बड़ा मज़ा आता था। तो बस फिर राहुल कहता कि हमने सोचा था ना कि साइड साइड पे बाग होंगे। मैंने कहा हाँ। तो फिर कहता हम चलें फिर यूनिवर्सिटी कल। मैंने कहा हाँ ज़रूर। फिर हम लोग नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी गए। हमने छोटे छोटे प्लांट्स लिए, जो होते ना आम के हमने पौधे लिए, छोटे छोटे, बड़े प्यारे थे। वो कहते हैं इनमें 100% फल लगेंगे क्योंकि ये कटिंग से हुआ है। हम भी बड़े खुश हुए, हमने कहा ऐसा ही होना चाहिए। वो आके हमने मज़दूरों को कह के जहाँ पर प्रोजेक्ट का हमारा काम था, जहाँ पर हमने सोचा था, हमने वहाँ पर ही लगा दिए। तो मतलब ऐसे मतलब हम लोग जो थे, संडे को मज़दूर नहीं आते थे, तो यूनिटी थी ना इन लोगों की। तो संडे को मैं, राहुल, मेरी दीदियाँ और राहुल के भैया भी आ जाते थे सैटरडे को, तो हम संडे सब उधर ही मनाते थे। इतना अच्छा लगता था ना मेरी ज़िंदगी में, जैसे ना पहले की तरह जैसे मेरी ज़िंदगी एक ख्वाब थी ना, अभी भी मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी एक ख्वाब है। मेरा और राहुल का अट्रैक्शन तो बहुत बनता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि हाँ मतलब मैं आगे बढ़ूँ इसके साथ। फिर हमारे ऑर्फन एज का जो था वो भी हमारी मतलब जल्दी स्टार्टिंग होने वाली थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने वाला था। तो एक तरह से मैं बहुत खुश थी कि हाँ मेरा इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो रहा है। ये पूरा होने के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी 2-2 बिल्डिंग बननी, फिर मेरा घर भी अंदर ही बनना, और हॉस्टल पूरा बन गया, सब कुछ इतनी जल्दी। और ये सब मेरे लिए एक सपना सा था। और हमारे जो आमों के पेड़ लगाए थे हम लोगों ने मिल के, वो भी अब मतलब ग्रो हो रहे थे धीरे धीरे। तो हमने वहाँ पर सिर्फ आमों के पेड़ नहीं लगाए, हमने बहुत पेड़ लगाए वहाँ पर। और फूलों के, गुलाब के भी, मैंने जो अपना ऑफिस था ना उसके सराउंडिंग्स में मैंने गुलाब के फूल लगाए थे, बड़े प्यारे लगते थे, पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, बड़े अच्छे अच्छे फूल लगाए थे हम लोगों ने मिल के। तो फिर जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो राहुल के जाने का भी समय आया, तब मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि ये दूसरा इंसान था जिसके साथ मैंने एक सपना, शायद सपना ही कह लो, सपने जैसी ज़िंदगी जी रही थी, पर मैं उसको रोक भी नहीं सकती थी। फिर राहुल जाते जाते मुझे समझा के गया था, कहता कि जो हम लोग बना रहे हैं ना वो उस पर अच्छी तरह काम करना और मैं जल्दी आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर जो था राहुल चला गया, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, स्टार्ट होने के लिए हमने थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है हर बात में। मैं और जो मेरे पापा थे वो झुग्गी झोंपड़ी में चले गए। उन्होंने उधर अनाउंस कर दिया कि जितने अनाथ बच्चे हैं हमारे इधर भेज दो, हम अपने पास रख लेंगे, कुछ नहीं उनको लाने की घर से ज़रूरत है, कपड़े भी हम लोग देंगे और जो बिस्तर है वो भी हम लोग देंगे, स्टडी भी हम लोग, जैसे अनाथों का पूरा करते हैं वैसे मेरे पापा ने अनाउंसमेंट कर दी। तो वहाँ के कहते कि बच्चे, बहुत से बच्चे आ गए थे, कहते हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी, जितने हम लोग ले सकते थे बच्चे, मतलब
हमारा था कि हम उतने ही ले रहे थे कि हमने कहा और आ जाए, अच्छा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा। फिर तो राहुल से बात हुई मेरी। राहुल कहता कैसा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा मैं अकेली हो गई हूँ राहुल तेरे बिना। हंसने लग गया, कहता आपका तो इतना अच्छा काम है। कहता मैं कहाँ, मेरी कैसी है काम, मतलब जॉब धक्के खाने वाली इधर उधर। कहता आप लोगों का काम कितना अच्छा है, छोटे बच्चों में रहना। मैंने कहा हाँ। फिर उसने मुझे कहा, कहता नर्सेज ज़रूर रखना। मैंने कहा हाँ वो तो हमारा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर हैंडीकैप बच्चे भी हैं, तो हैंडीकैप कैटेगरीज है मेरे पास, हैंडीकैप कैटेगरी, तो मैंने उनके लिए नर्सेज रखी हैं ऑलरेडी। उनके लिए मतलब उनको बाहर तो भेज नहीं सकते, तो उन लोगों को, बच्चों को बाहर तो भेज नहीं सकते, ना स्कूल भेज सकें और ना ही मतलब ट्यूशन भेज सकते हैं कहीं पर। तो हमने यहाँ पर ही ट्यूटर रख लिए उनको, मतलब पढ़ाने के लिए। तो सब कुछ हम लोग बड़े धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, सोच समझ के। जो फ़ाइल भी अलग ही, बच्चों की हर एक बच्चे की अलग फ़ाइल, उसकी हिस्ट्री भी अलग। तो बड़ा ध्यान से सब कुछ करना पड़ता है ये सब। और ड्रेस लिख के एंट्री डाल देते थे इनके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो जाते टाइम बच्चों को वो सब चीज़ें देनी होती है ना। एक काउंटर बनाया हुआ था, ये बच्चों का मतलब ये जब आए थे यही चीज़ें लेके आए थे, वो काउंटर में रख देनी है अगर मतलब स्पेशल कोई चीज़ हो तो हम लोग बड़े ध्यान से ये सब काम कर रहे थे। फिर पापा ने भी अपना सारा काम छोड़ के मेरे साथ आ गए। फिर मम्मा भी, मतलब मम्मा पापा दोनों साथ ही आए। तो सर्वेंट्स जितने थे हमने सारे अपने इधर ही बुला लिए। यहाँ पर सब कुछ था रहने के लिए, सर्वेंट क्वार्टर वगैरह। और जितने ये हैंडीकैप बच्चे हैं, इनका ये मेंटल लेवल भी कई बच्चों का डिसबैलेंस होता है ना, तो उसकी वजह से ये कभी कभी रात को गिर जाते होते हैं ये बिस्तर से नीचे। तो उसके लिए हमने अलग मतलब रखे हुए थे लोग, नाइट ड्यूटी मतलब करो आप। तो बड़े ध्यान से हम लोग ये सब, था भी तो कितना डेलिकेट ये, तो बड़े ध्यान से ये सब हम लोग कर रहे थे। तो राहुल का बीच बीच में कॉल आ जाता है, कभी वीडियो कॉल आ जाता है, मैं उसको दिखाती, बड़ा खुश होता था देख के। कहता यार काम बहुत अच्छा है आप लोगों का। मैं कहती थी ऐसा ही है फिर मतलब चिढ़ा देती थी मैं उसको। फिर राहुल जो था वो बीच बीच में आता भी था। एक बार तो बहुत देर बाद आया, 6 महीने बाद आया। तो तब तक तो मेरे जो पौधे थे, जो मतलब प्लांट्स थे ना, मैंगो के हमने लगाए थे, वो तो काफ़ी ग्रो अप हो गए थे। तो और जो मतलब गार्डन बनाया था हम लोगों ने रोज़ेस का, वो भी बड़े प्यारे प्यारे रोज़ेस उसमें लगने शुरू हो गए थे। बड़ा घना सा बन गया था वो गार्डन, बड़ा अच्छा था। तो वहाँ पर हम लोग कभी कभी, वो जो हमने वरांडा बनाया था ना, राहुल ने कहा था यहाँ पर वरांडा बनाना है, हम लोग जाके कभी कभी बैठते थे। तो राहुल जब आया तो देख के इतना खुश होता था ना वो, उसका मन नहीं करता था कि अंदर ऑफिस में जाके बैठे, उसका मन होता था बस मैं बाहर ही देखता रहूँ। तो फुटबॉल ग्राउंड भी 2 हमने बनाए हुए थे वहाँ, बड़ा प्यारा सब कुछ था, अरेंज किया हुआ हम लोगों ने। और जो पेड़ थे हमने वो ना जंगल के पेड़ काटे नहीं थे, पता, जो हमारा प्लॉट था ना, हमने पेड़ों के सारा पेड़ भी हमने अंडर रखे हुए थे अपने, बड़ा ही अच्छा लगता था हमको। तो शाम को वहाँ पर बैठना बाहर बहुत अच्छा लगता था। तो राहुल ने तो आके यहाँ पर खुशियाँ जैसे बिखेर रही थी, वैसे भी वो बहुत हंसमुख था। तो उसने आके जो ऑर्फन बच्चे थे उनसे पहले बातें की। तो ऑर्फन बच्चों को थोड़ी सी भी कोई बातें करे तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आया, बच्चों को चॉकलेट बांटी, तो बच्चे वैसे ही उसके फ़ैन हो गए। तो बच्चों को प्यार किया। फिर जितने बच्चे छोटे थे, खाने के लायक नहीं थे, मतलब अपने आप उनको अपनी गोद में बिठा के खाना भी खिलाता था और हैंडीकैप बच्चों की थोड़ी केयर भी करता था। फिर क्या करता था, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेता था। तो फिर इस कहानी सुनाता था। तो बच्चों को कहानी सुननी बड़ी अच्छी लगती थी। बच्चे तो इसमें खो ही जाते थे, सारा दिन राहुल अंकल बोलते थे, भैया भैया कहीं बोलते थे। तो फिर गाना, उनको गिटार पे गाना बजा के सुनाता था। फिर सैटरडे संडे जो बच्चे मतलब हमारे पास रह जाते हैं ना, जब स्कूल नहीं जाना होता सैटरडे को या फिर संडे को, सैटरडे को तो जल्दी आ ही जाते थे, तो राहुल उन बड़े बच्चों को लेके पिकनिक पे जाता था। तो जो छोटे बच्चे रह जाते थे, फिर जब राहुल आता था तो उससे बड़ी शिकायत करते थे, हमें लेके नहीं गए पिकनिक। तो राहुल कहता है तो तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ और रखा हुआ है। कहते क्या रखा है। फिर राहुल कहता है यहाँ पर हम लोग कैंप फायर करेंगे। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे कैंप फायर के नाम पे। तो वहाँ पर कैंप फायर भी होता था और स्पीकर्स जो थे हम अंदर से निकाल के दे देते थे।
तो वहाँ पर गाना बजाना डांस, ये जो राहुल था ना खुद भी डांस बड़ा करता था, बच्चों को भी डांस कराता था। बच्चों को और क्या चाहिए, इतना प्यार करते थे बच्चे इसको। फिर सैटरडे के बाद संडे जो होता था वो हमारा स्पेशल मील डे होता था। बच्चों को हम लोग पूड़ी, हलवा, और जो बच्चे मीट खाते थे उनके लिए मतलब नॉन वेज के लिए नॉन वेज, वेज के लिए वेज, तो ये सब हमने रखा हुआ था प्लान। तो मतलब बड़ा अच्छा सब कुछ। संडे तो उनका स्पेशल डे होता था, इधर उधर नहीं, वो सारा टाइम मेस के आसपास ही रहते थे। तो हम लोग भी उन्हीं के साथ खाना खाते थे, वरांडे में हम आ जाते थे। तो फिर जो लड़कियां होती थी वो अपने कपड़े धो लेती थी, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, ज़्यादा छोटे, जैसे कि अगर लड़कियां हैं तो हम बड़ी लड़कियों को उनकी बहन बना देते थे। तो वो उनको गाइड करती थी यहाँ कैसे रहना है, रोना नहीं है, ये सब कुछ उनको संभालती थी। और जो लड़के थे उनके साथ भी हम ऐसे ही करते थे। छोटे छोटे लड़कों को हम बड़े बड़े लड़के एक एक भाई बना दिया हमने, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है, ऐसे हम लोग करते थे। बड़ा अच्छा होता है ऐसे करना भी। तो छोटे छोटे बच्चों की भी काफ़ी मतलब हो जाती है। हैंडीकैप बच्चों को तो हम पर्सनली खुद ही देखते थे, क्योंकि वो किसी और से नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता था कोई और करे, क्योंकि ऐसे बच्चों को लोग डांट भी देते हैं ना कभी कभी। तो बच्चे जो होते हैं ना सबसे डांट नहीं खाते, एक दो बंदे डांटे तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इसने डांटा, ये इसका हक है, लेकिन सभी डांटे तो बच्चे डल हो जाते हैं। तो बस फिर जो जो मतलब बच्चे बीमार होते थे, फिर हम लोग हॉस्पिटल भी उनको लेके जाते थे, वैसे नर्स भी हमारे पास थी। फिर जो लोग बच्चे पढ़ाई में वीक होते थे उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाते थे हम लोग, या तो खुद ही लेते थे, या फिर जो टीचर्स आते थे उनको कहते थे इनकी एक्स्ट्रा क्लास लो, या फिर बड़े बच्चे ले लेते थे उनकी क्लास। ऐसे हम लोग सब बहुत बिजी रहते थे इन सब चीज़ों में। राहुल जो था वो कभी कभी मेरे पीछे आके आंखें बंद मेरी कर देता था, तो मैं इसके हाथ पकड़ लेती थी। मेरा अट्रैक्शन सच बताऊँ तो राहुल के साथ बहुत बनता था। मेरा बड़ा मन करता था जैसे ये खुश रहता है मैं भी वैसे ही खुश रहूँ, जैसे हंसता गाता सारा टाइम मैं भी ऐसे ही रहूँ। लेकिन अंदर से कुछ ना होता था, मेरे को कहीं मेरा जो बैड लक है ना, मेरे को वहम होता था बहुत, जिसे वहम बोलते हैं, या फिर कहते हैं ना अंधविश्वास, वो था मुझको कहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं इसके साथ हो जाए। क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसका हंसना खेलना हमेशा। ऐसा नहीं था उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती थी, वो उठते सार ही चार्ज होता था इन सब चीज़ों के लिए। हर एक दिन को जैसे नया दिन होना वैसे जीता था। उसके भैया भी आते थे, तो मतलब मेरी बहनें भी आती थी, चार चांद लग जाते थे हमारे इधर। तो बड़ा हम लोग बहुत अच्छी तरह सबको कंट्रोल भी कर लेते थे। शाम होती थी हम लोग सब छत पे चले जाते थे, वहाँ पर हम लोग चाय पीते थे। तो मतलब पहाड़ी जगहों पे तो जो स्टार्स होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं, और मून भी बहुत बड़ा लगता है। तो वो सब हम देख के बहुत इन्जॉय करते थे। फिर राहुल बताता था, कहता है याद है हम लोगों ने एक बार डांस किया था, मैंने कहा याद है मुझे, और वो वीडियो वायरल भी हो गई थी, मैंने कहा ये भी मुझे याद है। कहता तुमने एक बात बोली थी, मैंने कहा क्या? कहा था कि जब सनसेट होगा तो हम लोग फ़ोटो खींचा करेंगे ऊपर। मैंने कहा हाँ मुझको याद है। वो सब बातें याद दिलाता था, उसकी मेमोरी बड़ी शार्प थी। तो कहता अभी फ़ोटो खींचे, मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। तो फिर कभी हम लोग सनसेट पे जाते थे और फ़ोटो भी ऊपर से ले लेते थे, बड़ा अच्छा व्यू आता था वहाँ का। तो ऐसे ही बस हमारी प्यारी सी लाइफ निकल रही थी। जो मैंने इतना दुख देखा ज़िंदगी में वो तो मतलब हट ही गया था एक तरह से। और ये जो नई ज़िंदगी थी ये बड़ी खूबसूरत थी। मैंने बहुत दुख देखा था सच बताऊँ तो, बहुत रोई भी थी मैं, भगवान से मैंने बड़ी लड़ाई करी थी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में इतनी बहारें थी, इतने सपने, इतने ख्वाब, जैसी ज़िंदगी मेरी जैसे ख्वाब होता है ना बिल्कुल वैसी थी, और मैं जी रही थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने बोला कि राहुल अपने मम्मी डैडी को भी लेके आना कभी। तो राहुल कहता हाँ ज़रूर, नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगा। फिर मेरी मम्मी जो थी, राहुल जब बाहर जाता था मतलब बच्चों के पास या डैडी के साथ बाहर होता था, तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ जाती थी, इतना हंसमुख इतना अच्छा लड़का है, फिर तो दोबारा तुझे ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, तू जल्दी से ना शादी करा ले इसके साथ। मैं मम्मी को कहती थी मैं अकेली शादी करा लूँ उसके साथ, उसकी भी तो मर्ज़ी होनी चाहिए ना, वो तो मुझे फ्रेंड समझता है। मम्मी कहती नहीं ऐसे हमारे चिट्टे बाल नहीं हुए, इस उम्र तक ऐसे नहीं आए, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं जी। मैंने कहा क्या जानते हो? मम्मी सोचती थी कुछ है इन दोनों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी ट्राई करती थी कि मैं कुछ उगल ही दूँ, पर अगर कुछ होता तो ही कुछ बोलती ना। फिर मतलब मेरी बहनें भी मेरे को प्रेशर देती रहती थी, खैर उनको तो पता था हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, पर प्रेशर पूरा देती थी कि हाँ तुम लोग शादी कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़िंदगी तुम दोनों की अच्छी हो जाएगी, और वो भी यहाँ पर आके काम करने लग जाएगा, एक बंदा और आ जाएगा तो हमारा मतलब प्रोजेक्ट है और अच्छी तरीके से चल पड़ेगा।
तो मैं बस चुप रहती थी, अब मैं इन लोगों को क्या बताती। फिर राहुल था एक दिन, तो तब इसने अपने मम्मी डैडी को नहीं बुलाया था, उससे पहले की बात है। तो कहता आज हम लोग डाइनिंग टेबल में बैठने से पहले, मतलब हम बैठ गए थे तो हम लोग प्रेयर करते थे खाने से पहले। तो कहता आज हम प्रेयर नहीं करेंगे, आज पहले मैं अपनी बात रखूँगा। हमने कहा हाँ ज़रूर बोलो, पहले आप बोलिए। तो राहुल बोलता है मितू आप मेरे से मैरिज करोगे, शादी करोगे? तो मेरे मम्मी डैडी तो बड़े खुश हुए, उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई, और जो मेरी बहन बैठी थी वो भी बड़ी खुश थी। तो अब मैं थोड़ा सोच रही थी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लड़का था। अगर मैं ना बोल देती तो मेरे हाथों से सब कुछ ही चला जाता, और अगर मैं हाँ बोल देती तो भी मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरे हाथों से फिर से ना सब कुछ चला जाए। मैं थोड़ा सा नीचे मुँह करके सोचने लग गई तो मेरे पापा बोलते मितू जल्दी बोलना, हम लोग सब वेट कर रहे हैं। मैंने पापा की तरफ देखा जैसे वो कह रहे हों कि हाँ बोल दे जल्दी बोल दे। फिर मैं बस ये चाहती थी कि मैं राहुल के साथ रह रही हूँ तो राहुल कैसा, मतलब उसके स्टार्स कैसे होंगे, मतलब ये सब मैं सोच रही थी। शायद मैं बहुत अंधविश्वासी थी। तो स्टार्स इन द सेंस कि उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, उसके स्टार और मेरे स्टार मैच करेंगे, ऐसी बातों पे मैं बहुत बिलीव करती थी। पर राहुल उल्टा ही था, मेरी ऐसी बातों पे वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। फिर मेरे पापा ने मेरे से बिना पूछे राहुल के पेरेंट्स को बुलवा लिया। तो इस बार वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, कह रहे थे कि पिछली बार सारी तेरी बातें सुनी थी हमने, तो इस कभी हमारी भी बातें सुना कर। तो मैं अब इतना तंग भी तो नहीं ना कर सकती थी अपने मम्मी डैडी को, पहले ही मैंने बहुत तंग किया था। तो उन्होंने बुला लिया, मेरे से बिना पूछे शादी की बात कर दी और इन्होंने शादी रख दी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने मेरे से एक बार भी पूछा नहीं। मैंने राहुल को बोला, मैंने कहा राहुल कि आप किसी ने मेरे से पूछा नहीं है कि मैंने नहीं शादी करानी है। राहुल कहता है तुम्हारे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब जानते थे कि तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहता हाँ, कहता हम लोगों को सबको पता ही है, सारे साथ ही रहते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो उसने मेरा उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसे हाथ पकड़ा था, मतलब अलग से तरीके से उसने मेरा हाथ अपने दिल पे रखा और मुझे कहता अब बोलना तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं। अब मैं झूठ तो उस टाइम बोल नहीं सकती थी और मैं सच भी नहीं बोलना चाहती थी। तो मैं चुप रही, मैंने कहा मैंने समझ नहीं आई मैं क्या बोलूँ। तो मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तो फिर उसने मेरा चेहरा पकड़ लिया, मतलब चेहरे को उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तो मुझे कहता कि आई लव यू। उस टाइम सच बताऊँ मेरे मुंह से एक ही बात निकली, आई लव यू टू। और बस फिर खत्म, मुझे पता था। और फिर इसके बाद हमारी शादी की डेट तो फिक्स थी, तो हम लोग नीचे आ गए, मतलब छत पे हमने इतनी बात करी, हम लोग नीचे आ गए। तो हमारे चेहरे की जो स्माइलिंग थे, अलग सा ही बना हुआ था चेहरा, सब बहुत कुछ समझ भी जाते थे। तो फिर शादी हुई। तो ये शादी जो थी हमारी बड़ी डिफरेंट सी थी। इसमें हमारे मतलब रिश्तेदार तो आए थे, राहुल के भी, लेकिन जितने हमारे पास बच्चे थे ना, हमारे अनाथ आश्रम के ऑर्फन बच्चे, वो सब बच्चे हमारे साथ थे। और हम उन लोगों ने, बच्चों ने इतना एंजॉय किया ना, इतनी उन लोगों ने दुआएं दी थी ना, बड़े बच्चों ने, जो जिनको पता था ये सब कि हमारे घर में ये सब नहीं है। वो कहते दीदी हमने इतनी खुशियाँ कभी नहीं देखी जितनी हमने अब देखी। आप लोगों के इधर हमें खाना भी पूरा मिलता, हम लोग खुश भी इतने रहते, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं। बहुत सी बातें वो लोग कर रहे थे जो कि बड़ी अच्छी भी लग रही थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा, कहते देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लड़कियां बोलती हम लोग आप लोगों को ब्लेसिंग देते हैं कि आप ज़िंदगी भर खुश रहो, इसी तरह हमेशा खुश रहो। हम बड़े खुश हुए और लड़कों ने भी, उनके देखा देखी बड़े लड़के जो थे उन्होंने भी ऐसे ही बोला। और हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब हमारे अपने ही हैं। सच में हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये सब हमारे अपने हैं और मतलब हम लोग भी इनसे अलग नहीं हैं, ऐसी फीलिंग थी। तो बड़ा ही अच्छा रहा हमारी शादी का जो माहौल था। जो राहुल था उसके पेरेंट्स ने इतना एंजॉय किया ना कि तुम लोगों ने स्वर्ग जैसी अपनी दुनिया बनाई है। तो आंटी तो कहती कहती ये तो ख्वाब है। मैंने कहा हाँ ये ख्वाब ही है मम्मी जी। अब तो मैं उनको मम्मी बोलती थी ना। उसके पापा भी बड़े अच्छे थे। तो ऐसे हमारी शादी रही। उसके बाद हमारे 2 बच्चे हुए। तो ऐसा जैसे मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग हमेशा अपनी लाइफ खुशी से हमने बिताई, जैसे हम लोग पहले थे हम लोग वैसे ही रहे। राहुल ना कहते ना शादी के बाद आदमी बदल जाता है, राहुल तो बिल्कुल भी नहीं बदला था, उससे भी ज़्यादा शैतान हो गया था वो।
हाँ, वो तो सारा टाइम हंसता था। फिर तो वो सारा टाइम मतलब डांस भी करता था, क्या जो उसका मन करता था वही करता था। बच्चों के साथ भी बड़ा खुश रहता था। तो बस ऐसे मेरे मतलब ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बताया। मेरी इतनी सी स्टोरी है कि दुखों के बाद मेरे ज़िंदगी में ख्वाब जैसी खुशियाँ आई। तो इस कहानी का नाम तभी मैंने बोला था इनको कि ख्वाब ही रखना आप। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब तक बने रहने के लिए आपका बड़ा थैंक्स। और उम्मीद करते हैं, आई होप आपकी सराउंडिंग्स आपके डियर वन से हमेशा भरी रहे, आपके जो लव वंस हैं हमेशा आपके साथ रहें, आपके साथ हमेशा अच्छा हो। और कुछ मेरा भी अच्छा कर दो सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।